हेलो एवरीवन। इम्तियाज़ अहमद की बुक से हम लोग बिहार एक परिचय यानी बिहार स्पेशल को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने बिहार की खनिज संपदा को अच्छे से जान लिया। वहाँ पे किस चीज़ का भंडारण है, किस चीज़ का उत्पादन होता है। बिहार के खेल जगत के बारे में बहुत ही अच्छे से हमने जाना है। पर्यटन स्थल को जान लिया है। आर्ट एंड कल्चर को हम लोगों ने समझ रखा है। आज हम ऐतिहासिक संपदा बिहार की, बिहार का इतिहास, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और ये इम्तियाज़ अहमद की बुक से आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि प्री के साथ आपके मेंस भी यहाँ से तैयार हो जाते हैं। और सारे बिहार के सारे एग्जामिनेशन के लिए ये एक बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्टैटिक पोर्शन एंड कॉन्सेप्ट के लिए। बाकी आपको करंट अफेयर से अपडेट होना होगा। चलिए शुरू करते हैं। बिहार ऐतिहासिक संपदा। अतीत की घटनाओं का प्रामाणिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग करेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें हैं, बस ध्यान से इसको सुनना है। ये प्रामाणिक विवरण मानक स्रोतों पर आधारित होता है, जो कि साहित्यिक और पुरातात्विक श्रेणियों में विभाजित है। पहले का संबंध विविध लिखित रचनाओं से होता है और दूसरे का उत्खनन से प्राप्त विभिन्न सामग्रियों से। इनके अतिरिक्त भी स्रोतों के कुछ अन्य रूप होते हैं। इनमें किंवदंतियाँ, धार्मिक ग्रंथ, लोक कथाएँ आदि शामिल हैं। लेकिन इनकी उपयोगिता सीमित है, क्योंकि इनकी पुष्टि और कालक्रम का निर्धारण कठिन है। इन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं और प्रवृत्तियों की चर्चा इन पृष्ठों में प्रस्तुत है। भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार कई कारणों से अग्रगण्य है। स्मरणीय है कि भारतीय इतिहास की निरंतरता लगभग 5 सहस्राब्दियों पर फैली है और इसका पूर्व ऐतिहासिक चरण लगभग 1 लाख ईसा पूर्व तक होता है। इस लंबी अवधि में बिहार की ऐतिहासिक भूमिका निर्णायक रही है और इससे संबंधित ऐतिहासिक और पूर्व ऐतिहासिक स्थल बिहार में बिखरे पड़े हैं। बिहार की राजनीतिक सीमाएं पिछले दशकों में कई बार बदली है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे। 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत का गठन हुआ। 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक कर बिहार को अलग प्रांत बनाया गया। 1912 को बिहार प्रांत के गठन का वर्ष मनाया जाता है, मगर स्मरणीय है कि उस वर्ष बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत बने थे और 1936 में ही पृथक बिहार का गठन संभव हुआ। 1947-48 में बिहार एवं उड़ीसा की सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ, जब देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में किया गया। 1956 में राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया एवं पूर्णिया जिलों के कुछ भाग पश्चिम बंगाल में शामिल किए गए। 15 नवंबर 2000 को बिहार का पुनः विभाजन हुआ और छोटा नागपुर के पठारी भूखंड और इससे संबद्ध जनजातीय बाहुल्य आबादी वाले क्षेत्र को झारखंड नामक नए राज्य का रूप दिया गया। तो राजनीतिक परिवर्तनों से जो भी परिवर्तन हुए, इससे परे बिहार की वर्तमान सीमाओं में घिरा क्षेत्र ऐतिहासिक संपदा के कारण विशिष्ट महत्व रखता है। पूर्व ऐतिहासिक काल से ही विकसित होने वाली संस्कृतियों का ये क्षेत्र महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और विभिन्न युगों में देश के इतिहास एवं संस्कृति के विकास में इसका उल्लेखनीय योगदान रहा है। ये क्रम पूर्व ऐतिहासिक काल से ही आरंभ हो जाता है। 1000 ईसा पूर्व में विकसित होने वाले आरंभिक पूर्व प्रस्तर युगीन औजारों के अवशेष मुंगेर और नालंदा जिलों से प्राप्त हुए हैं। इनमें खुरदुरे पत्थर के बने कुल्हाड़ियों के फल, चाकू और खुरपियां शामिल हैं। मध्यवर्ती और परवर्ती पूर्व प्रस्तर युगीन यानी 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नवप्रस्तर युग के अवशेष सारण और वैशाली जिलों में मिले हैं। इनमें छोटे आकार के पत्थर और कहीं कहीं पे हड्डी के भी बने औजार शामिल हैं। इसका काल सामान्यतः 2500 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष सारण, वैशाली, गया और पटना जिलों से प्राप्त हुए हैं। जिस निरंतरता के साथ और जितनी लंबी अवधि के क्रम में ये औजार प्राप्त हुए हैं, इससे अनुमान होता है कि पूर्व ऐतिहासिक युग में भी बिहार मानव सभ्यता के विकास को महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में रहा है। बिहार जो है मानव सभ्यता के विकास के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में रहा है। बिहार में ऐतिहासिक युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल से जुड़ा है।
आर्यों के पूर्व भारत में विस्तार और गांगेय घाटी के क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया में बिहार का विशेष महत्व रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्गम स्रोत के रूप में बिहार ने संसार को शांति एवं अहिंसा का संदेश दिया। इसी क्षेत्र से विशाल साम्राज्यों की उत्पत्ति की प्रक्रिया भारतीय उपमहाद्वीप से आरंभ हुई। नंद शासकों द्वारा प्रस्तुत नींव पर मौर्यों ने एक कुशल केंद्रीकृत शासन प्रणाली का यहाँ पे निर्माण किया। सम्राट अशोक ने पहली बार कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया। गुप्त काल में ये क्षेत्र विद्या, साहित्य और विज्ञान की अद्भुत प्रगति का साक्षी रहा है। पाल शासकों ने इसे बौद्ध विद्या का प्रसिद्ध केंद्र बनाया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रही। चित्रकला एवं मूर्तिकला की अनूठी प्रगति भी इस युग की विशेषता है। मध्यकालीन बिहार मुगल सत्ता के विरुद्ध अफगानों की चुनौती का केंद्र रहा। महान अफगान शासक शेरशाह की कार्यभूमि बिहार में ही थी। यही क्षेत्र उसके प्रशासनिक सुधारों की प्रयोगशाला रहा है। 7वीं शताब्दी में मुगलों के अधीन विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक समृद्ध केंद्र बिहार था। यूरोपीय व्यापारी कंपनियां इस क्षेत्र में सक्रिय रही। बिहार में ही सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। बिहार की इसी भूमि पर महान सूफी संतों ने प्रेम, बंधुत्व, सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता के उपदेश दिए। आधुनिक काल में बंगाल एवं बिहार भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का आरंभिक केंद्र रहे हैं। ब्रिटिश सत्ता के विकास के क्रम में बक्सर का निर्णायक युद्ध बिहार में ही लड़ा गया। ब्रिटिश सत्ता को पहली सशक्त चुनौती देने वाला जन आंदोलन बहावी आंदोलन बिहार में ही संगठित हुआ। 1857 में बाबू कुंवर सिंह और पीर अली जैसे देशभक्तों ने ब्रिटिश सत्ता को यहाँ पे ललकारा। गांधी जी ने चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का सफल प्रयोग भारत में जन आंदोलन के हथियार के रूप में 1917 में किया। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति बिहार की भूमि ने प्रदान किया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की कल्पना इसी क्षेत्र में व्यापक जन आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रही। वर्तमान समय में बिहार सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव और समावेशी विकास का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बिहार ने इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त अवलोकन इस अध्याय में प्रस्तुत है। ये स्रोत है बिहार के इतिहास के अध्ययन संबंधी। इनमें पुरातात्विक सामग्री भी है और साहित्यिक भी। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो कि सारण में है, वैशाली का चेचर, सारण का सोनपुर, पटना का मनेर से ताम्र प्रस्तर युगीन वस्तुएं और मृदभांड उपलब्ध है। प्राचीन काल के लिए मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदरगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। काफ़ी मात्रा में सिक्के भी इस क्षेत्र में मिले हैं, जिनमें कि आरंभिक आहत सिक्कों से गुप्तकालीन सिक्के तक शामिल हैं। राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र और बराबर पहाड़ियों में स्थित प्रमुख स्मारक भी पुरातात्विक स्रोतों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। साहित्यिक रचनाओं में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण, परवर्ती काल के विभिन्न पुराण, रामायण और महाभारत, बौद्ध रचनाओं में अंगुत्तर निकाय, दिघ निकाय, विनय पिटका, जैन रचना, भगवती सूत्र आदि धार्मिक रचनाएं विदेशी यात्रियों मेगास्थनीज, फाहियान इत्सिंग और युआन च्वांग के वृत्तांत, कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र और गुप्तकालीन ऐतिहासिक रचनाएं भी बिहार के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में सहायक है। मध्यकाल के लिए मिनहाज की तबकाते नासिरी, इकतसान दहलवी की बसातिनुल उन्स, शेख कबीर की अफसानाए शाह, अब्बास सरवानी की तारीख़ शेरशाही, रिस्कुल्लाह की वक़ियात मुश्ताकी, गुलाम हुसैन सलीम की रियाज़ उस सलातीन, गुलाम हुसैन तबातबाई की सियर उल मुताखिरीन आदि बिहार से संबद्ध जानकारी के विशिष्ट स्रोत हैं। सामान्य इतिहास की कुछ रचनाएं बिहार के लिए भी स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण हैं। इनमें मिनहाज की तबकाते नासिरी, जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़शाही, अबुल फजल का अकबरनामा, बाबर की तुजुक बाबरी एवं मिर्ज़ा नाथन की बहारिस्तान गैबी उल्लेखनीय है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी अनेक हैं।
फारसी भाषा में मुल्ला तकिया, अबुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक और बहबानी के वृत्तांत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वहीं यूरोपीय यात्रियों में राल्फ फिच, एडवर्ड टेरी, मैनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडे, मानुसी, तवर्नियर, बाउरी और बिशप हैबर ने अपने यात्रा वृत्तांतों में बिहार का वर्णन किया है। विभिन्न यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने फैक्ट्री रिकॉर्ड्स भी उपयोगी स्रोत हैं। सूफी संतों से संबंधित साहित्य जो कि तज़किरा, मलफूज और मकतूब श्रेणियों में विभाजित है, स्रोत के रूप में भी महत्वपूर्ण है। उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र के इतिहास के अनेक स्रोत संस्कृत और मैथिली भाषा में उपलब्ध हैं। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और ज्योतिरेश्वर की वर्ण रत्नाकर एवं चंद्रेश्वर की रजनी रत्नाकर इनमें उल्लेखनीय है। पंजी और प्रशस्ति साहित्य भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन बिहार के लिए अभिलेख, स्मारक, सिक्के, चित्र और सामान्य उपयोग की अनेक वस्तुएं भी संग्रहालयों में सुरक्षित हैं, जो कि तत्कालीन परिस्थितियों के अध्ययन में सहायक हैं। आधुनिक बिहार के इतिहास के अध्ययन के लिए भी विस्तृत एवं विविध स्रोत सामग्री हैं। इनमें डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट्स आदि प्रमुख हैं। प्रशासनिक महत्व के पत्रों के संकलन, विशेषकर फोर्ट विलियम इंडिया हाउस करस्पॉन्डेंस सीरीज फ्रांसिस बुचैनन द्वारा संकलित विविध वृहत रिपोर्ट्स राष्ट्रीय और राजकीय अभिलेखागार में सुरक्षित सरकारी संचिकाएं एवं अन्य कागजात भी इस संदर्भ में उपयोगी हैं। बिहार से प्रकाशित होने वाले अनेक समाचार पत्र, पत्रिकाएं और साहित्यिक कृतियां जो विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं, समसामयिक घटनाओं की जानकारी देने में सहायक है। स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षिक केंद्रों और अन्य संस्थाओं के कागजात भी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। निजी पत्र, डायरियां, संस्मरण आदि की उपयोगिता भी सर्वविदित है। निकट अतीत के लिए, विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जानने के लिए भी साक्षात्कार द्वारा भी जानकारी प्राप्त की गई है। इस प्रकार ऐतिहासिक स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो कि बिहार के संबंध में हमारी जानकारी को समृद्ध बनाते हैं। तो ये बिहार की ऐतिहासिक संपदा समझा हमने। अब पूर्व ऐतिहासिक बिहार को समझते हैं। पूर्व ऐतिहासिक युग का आरंभ संसार के विभिन्न भागों में अलग अलग समय में हुआ और इसके कालक्रम के निर्धारण में भी एक रूपता नहीं है। इस आरंभिक चरण को प्रस्तर युग यानी स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि उस समय के आदिमानव के जीवन और क्रियाकलाप के साक्ष्य पत्थर के बने हथियारों और औजारों के रूप में मिलते हैं। प्रस्तर युग को 3 चरणों में पुनः विभाजित किया जाता है: प्राचीन प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग और नव प्रस्तर युग। ठीक है। दक्षिण एशिया में प्राचीन प्रस्तर युग का आज से लगभग 30,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व तक, मध्य प्रस्तर युग का 10,000 वर्ष से मेसोलिथिक में 8,000 वर्ष तक और नव प्रस्तर युग में 8,000 से 9,000 वर्ष तक रहा है। श्रीलंका में प्राचीन प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, जबकि पश्चिमी पंजाब में, जो कि आज का पाकिस्तान में है, ये से नवर प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन प्रस्तर युग में पत्थर के टुकड़ों का उपयोग हथियारों के रूप में किया जाता है। ये बड़े और खुरदुरे पत्थर के बने होते थे। इनका उपयोग जानवरों का शिकार करने के लिए होता था। उस समय का आदि मानव का भोजन कंदमूल और पशुओं का मांस था। उसे जंगलों और पहाड़ों के दामन यानी तलहटी में रहने की मजबूरी थी। इस काल से जुड़े हथियारों में पत्थर के चाकू, कुल्हाड़ियों के फल और खुरपी आदि शामिल हैं। इनके अवशेष मुंगेर और नालंदा जिला में और अविभाजित बिहार, जो कि अब का झारखंड है, वहाँ पे अनेक स्थानों से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रस्तर युग में हथियारों के साथ में औजारों के नमूने भी मिलते हैं, क्योंकि उन समय तक आदि मानव ने पत्थरों के उपयोग में अधिक प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। इस काल के हथियार और औजार छोटे पत्थरों के बने हैं। उनका आकार बेहतर है और इनमें घाट और नोक भी है। इनके नमूने भी परिवर्तीय प्राचीन प्रस्तर युग के नमूनों के साथ में उपयुक्त स्थानों से मिले हैं, जिससे इन पत्थरों पर मानव जीवन के विकास के निरंतर क्रम के प्रमाण मिलते हैं। नवप्रस्तर युग के अवशेष मैदानी क्षेत्रों में स्थित जगहों से प्राप्त हुए हैं। इनमें चिरांद, सारण, चेचर अथवा श्वेतपुर, वैशाली, सेनुआ, रोहतास, मनेर, पटना प्रमुख केंद्र हैं।
यहाँ से न केवल पत्थर के बने अत्यंत माइक्रोलिथिक बल्कि हड्डी से बने औजार और हथियार भी प्राप्त हुए हैं। स्मरणीय है कि ये सभी स्थान नदियों के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त सामग्री आदि मानव के जीवन के संबंध में विस्तृत जानकारी तो प्रदान नहीं करती है, मगर इतना संकेत अवश्य मिलता है कि जीवन शैली में अब कुछ निर्णायक परिवर्तन आए। जंगलों और पहाड़ियों के बीच रहने के बजाय अब मैदानी क्षेत्रों में निवास का क्रम प्रारंभ हुआ। कृषि का आरंभिक विकास भी हुआ और भोजन संजीहक यानी फूड गैदर की जगह पे आदि मानव अब सेटल्ड लाइफ यानी स्थिर जीवन के चरण में आ गया। प्रस्तर युग की जानकारी का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत गुफा चित्र है। बिहार में कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं। मध्य भारत से प्राप्त गुफा चित्रों और इनमें काफ़ी समानता है। इन चित्रों में प्राकृतिक वस्तुओं के साथ में मानव गतिविधियों जैसे शिकार, नृत्य आदि के भी दृश्य देखने को मिलते हैं। इनसे आदि मानव की जीवन शैली को समझा जा सकता है। नवप्रस्तर युग का अंत होते होते मनुष्यों ने तांबे का उपयोग आरंभ कर दिया था। इस काल को ताम्रप्रस्तर चारकोलिथिक युग कहा जाता है और इसकी अवधि 3000 से 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसके बाद लौह युग का आरंभ हुआ। भारत में लोहे का उपयोग संभवतः 1000 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ है। वैसे तो कुछ पुरातत्व शास्त्री 1500 ईसा पूर्व से ही लोहे के उपयोग की चर्चा करते हैं। ताम्रप्रस्तर युग में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली विकसित सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास मिलता है। इसके दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ये दोनों ही नगर अब पाकिस्तान में हैं। सिंधु सभ्यता का इतिहास कई चरणों में प्रस्तुत हुआ है, लेकिन इसका सबसे उन्नत चरण 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक रहा है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रहा, मगर बिहार में इसके अवशेष नहीं मिले हैं। फिर भी ताम्रप्रस्तर कालीन अवशेष भी सोनपुर एवं ताराडीह गया, चिरान सारण, वैशाली के चेचर, पटना के मनेर और रोहतास के सेनुआर जिले में हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों से टेराकोटा यानी पकाई मिट्टी की अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई है। इसके साथ ही पुरातात्विक साक्ष्यों की नई श्रृंखला आरंभ होती है, जिसका विकसित चरण कलर्ड पॉटरी अथवा मृदभांड के रूप में प्रस्तुत होता है। ऐसे मृदभांडों की 3 रूप हैं जिनका क्रमिक विकास हुआ। रेड एंड ब्लैक वेयर, लाल और काले रंगों वाले मृदभांड। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद पेंटेड ग्रेवेयर, रंगीन धूसर मृदभांड 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। फिर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी उत्तरी भारत में प्राप्त चमकीले काले मृदभांड 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक में मिला। बिहार में उपर्युक्त जो ये सारे मृदभांड हैं, ये मृदभांडों के अवशेष भी विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार मानव जीवन के आदिकाल से ही बिहार में मनुष्यों के रहन सहन का साक्ष्य उपलब्ध है। भारतीय इतिहास से संबंधित लिखित जानकारी के सबसे प्राचीन स्रोत वेद है। इसकी रचना आर्यों के द्वारा, जो कि 1500 ईसा पूर्व के लगभग ईरानी पठार से प्रवास कर पश्चिमोत्तर भारत में आए। कुछ इतिहासकार आर्यों के आगमन से ही सिंधु सभ्यता के पतन को जोड़ते हैं। आरंभिक वैदिक काल अथवा ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व में इनका विस्तार पूरब की दिशा में हुआ। इसी क्रम में वे गांगेय घाटी के क्षेत्र में आकर के बसे। इसी काल में लगभग 800 ईसा पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है। इस विवरण के अनुसार गंडक नदी के तट तक आने वाले 9 आगंतुकों ने विदेह में निवास ग्रहण किया। विदेह जो कि वर्तमान का तिरहुत मिथिला में है। गंगा के दक्षिणी मैदान में भी संभवतः इस समय आर्यों ने अपनी बस्तियां बसाई। लौह प्रौद्योगिकी के विकास के कारण उन्हें जंगलों को काटने और कृषि कार्यों में सहायता मिली। इन बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों ने इस क्षेत्र में नगरीकरण और तदुपरांत राज्यों के निर्माण में निर्णायक योगदान रहा। अब आगे हम जानेंगे प्राचीन बिहार के बारे में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्यों का अभ्युदय हुआ। बौद्धिक रचनाओं में 16 महाजनपदों और लगभग 10 गणराज्यों की इस काल में चर्चा मिलती है।
इनमें 3 महाजनपद अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य बिहार के क्षेत्र में स्थित थे। इन पर विस्तृत जानकारी अगुंतर निकाय में मिलती है। गंगा नदी के उत्तर में लिच्छियों का राज्य था, जो कि विभिन्न गणराज्यों का महासंघ था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों तक फैली हुई थी और इसकी राजधानी वैशाली थी। अंग का राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला था। इसकी राजधानी चंपा, जो कि वर्तमान का चंपानगर है, भागलपुर के समीप थी। मगध के अधीन वर्तमान पटना, नालंदा और गया जिलों के क्षेत्र थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज अथवा राजगृह, जो कि वर्तमान में राजगीर है, राजगीर में थी। आने वाली शताब्दियों में मगध इस क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया और शेष राज्यों पर उसका अधिकार हो गया। तो सबसे पहले हम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ इसके बारे में जानेंगे। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की चर्चा महाभारत में है। गंगा के उत्तर की ओर विदेह राज्य और दक्षिण की ओर मगध राज्य का उल्लेख महाभारत में है। इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। ये घटना कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध से कुछ पहले की थी। इस घटना के सही तिथिक्रम का निर्धारण कठिन है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात मगध की राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी। इससे 2 शासकों की देन निर्णायक थी, बिंबिसार और अजातशत्रु की। दोनों हर्यक वंश के शासक थे और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। महावंश के अनुसार बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में सिंहासन प्राप्त किया और अर्ध शताब्दी से अधिक समय तक शासन किया, 544 से 492 ईसा पूर्व तक। उसी के अधीन मगध का साम्राज्य विस्तार आरंभ हुआ। वो एक महत्वाकांक्षी शासक था और योग्य कूटनीतिज्ञ भी। अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। उसकी पहली पत्नी कोशला देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से दहेज के रूप में बिंबिसार को काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही कौशल का शासक उसका मित्र हो गया। इससे अन्य राज्यों के साथ में संघर्ष में बिंबिसार की स्थिति मजबूत हुई। उसकी दूसरी पत्नी चेलना वैशाली के लिच्छवी शासक परिवार की राजकुमारी थी। इस विवाह से बिंबिसार के संबंध वज्जियों के साथ में सुदृढ़ हुए। उसकी तीसरी पत्नी पंजाब की मद्र राजकुमारी थी। वैवाहिक संबंधों द्वारा पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित कर लेने के बाद बिंबिसार ने अपने पूर्वीय पड़ोसी अंग के राज्य पर चढ़ाई कर वहां के शासक ब्रह्मदत्त का वध कर दिया। उसका युद्ध अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत महासेन के साथ भी हुआ, जो कि अनिर्णायक रहा। और लास्ट में दोनों ने मैत्री कर ली और प्रद्योत के उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा। एक विवरण के अनुसार बिंबिसार का कूटनीतिक संपर्क गंधार के शासक से भी रहा। तो इस तरह बिंबिसार ने युद्ध और कूटनीति से मगध के क्षेत्रों का विस्तार किया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। बिंबिसार के जीवन का अंत दुखद परिस्थितियों में हुआ। उसके महत्वाकांक्षी पुत्र अजातशत्रु ने सिंहासन पर अधिकार करने के लिए अपने पिता को बंदी बना लिया। बौद्ध स्रोतों में अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा कहा गया है, लेकिन जैन स्रोत जो है वो इससे सहमत नहीं है। अजातशत्रु, जिसका शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व था, इसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। उसने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। पहला युद्ध कौशल के शासक प्रसेनजीत के साथ में हुआ, जिसने कि काशी पर पुनः अधिकार कर लिया था। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर संधि पर बाध्य किया। काशी का क्षेत्र मगध को पुनः प्राप्त हुआ और कौशल की राजकुमारी वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ हुआ। दूसरा युद्ध वज्जी गणराज्य के साथ हुआ। इसके लिए गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण हुआ, ताकि वहां से वैशाली पर अभियान में सुविधा हो। ये क्षेत्र पाटलीग्राम कहलाया, जो कि बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ और मगध के विस्तृत साम्राज्य की राजधानी बना। इस युद्ध में छल से भी काम लिया गया। भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डाल करके उनकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया। इसके बाद उसने वैशाली पर आक्रमण कर उसे जीत लिया।
तो इस तरीके से गंगा नदी के दोनों और मगध का आधिपत्य बन गया। अभी भी अवंती का राज्य मगध का प्रबल शत्रु बना हुआ था। अजातशत्रु के शासन के अंत में अवंती के राजा द्वारा मगध पर आक्रमण की संभावना थी। अजातशत्रु ने राजगीर की सुरक्षा के लिए किलेबंदी करवाई। इन दीवारों के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। किसी कारणवश अवंती का आक्रमण टल गया। अजातशत्रु की मृत्यु तक मगध के विस्तार का पहला चरण पूरा हो चुका था और मगध की स्थिति समकालीन राज्यों में सर्वोपरि होने लगी थी। अजातशत्रु ने राजगीर में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया, जिसमें कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। इनकी 2 श्रृंखलाएं हैं, श्रुत जो कि उक्ति थी और विनय जो कि जिसमें कि संघ के नियम है। श्रुत और विनय। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्र या उदयन था। साम्राज्य के क्षेत्रों में उत्तर और पश्चिम की ओर विस्तार के पश्चात अब राजगीर राजधानी के रूप में उपयुक्त नहीं रही थी। प्रमुख नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र संचार, यातायात और व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। अतः उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसी के साथ में पाटलिपुत्र का उत्कर्ष आरंभ हुआ। उदयन के उत्तराधिकारी दुर्बल और अयोग्य थे। महावंश के अनुसार ये सभी पितृहंता भी थे। उनसे तंग आकर के प्रजा ने उनकी सत्ता का अंत कर दिया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। अगले शासक शिशुनाग द्वारा मगध की राजधानी वैशाली में स्थापित की गई। उसने मगध की सीमाओं का और अधिक विस्तार किया। उसकी सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती के राज्य पर विजय थी। इसी के साथ में इन दोनों राज्यों के मध्य लगभग 1 शताब्दी पुरानी प्रतिद्वंदिता समाप्त हुई। पुराणों के अनुसार प्रद्योत वंश की सेना नष्ट हुई और अवंती का क्षेत्र मगध साम्राज्य में शामिल हो गया। शिशुनाग ने वत्स और कौशल के राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। उसके उत्तराधिकारी कालाशोक के अधीन वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, लेकिन कालाशोक का शासन अल्पकालीन रहा था। उसके बाद महापद्मनंद ने सत्ता पर अधिकार कर लिया 344 ईसा पूर्व में। महापद्मनंद को निम्न मूल का कहा जाता है, मगर वो एक महान विजेता और योग्य शासक था। मौर्यों के उत्कर्ष के पूर्व मगध साम्राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार उसी ने किया। उसने एकारट की उपाधि धारण की, कलिंग पर विजय प्राप्त की, कौशल में विद्रोह का दमन कर उस पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया और संभवतः उसकी कर्नाटक तक साम्राज्य स्थापित किया, उत्तरी कर्नाटक तक। उसका अंतिम वंशज धनानंद था, जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। नंद साम्राज्य उस समय शक्तिशाली अवस्था में था। कहा जाता है कि नंद वंश के सैन्य बल, विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी का तट पार करने से इनकार कर दिया और सिकंदर का भारतीय अभियान अधूरा ही रहा। धनानंद एक अत्याचारी शासक था और प्रजा में अलोकप्रिय था। सिकंदर की वापसी के बाद व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का वध कर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की सत्ता स्थापित हो गई। मगध राज्य के उत्कर्ष के कई कारण थे। इस क्षेत्र में लोहे की अनेक खानें थी जो कि अच्छे हथियारों के निर्माण में सहायक थी। यहाँ नए अस्त्र शस्त्र का विकास भी हो रहा था, जिनमें महाशिला कंटक और रथ मूसल अत्यंत उपयोगी थे। मगध का राज्य मध्य गांगेय घाटी के केंद्र में था। ये क्षेत्र अत्यधिक उर्वर और समृद्ध था। कृषि की संपन्न अवस्था के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति भी आसान थी, जो कि साम्राज्य विस्तार के लिए अनिवार्य थे। इस क्षेत्र में व्यापार भी समृद्ध अवस्था में था। इस कारण अतिरिक्त आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध थे। मगध के क्षेत्र में हाथी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिनकी सहायता से विरोध शासकों के दुर्गों और नगरों पर अधिकार आसान था। मगध की दोनों राजधानियां राजगीर और पाटलिपुत्र अत्यंत सुरक्षित और सुदृढ़ थी। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था, जिसके प्रवेश मार्ग मजबूत किलेबंदी द्वारा सुरक्षित थे। पाटलिपुत्र 4 नदियों से घिरा सुरक्षित जल दुर्ग था, जिस पर विजय आसान नहीं थी। इन सबके अतिरिक्त मगध में ऐसे योग्य और महत्वाकांक्षी शासक सत्ता में रहे जिन्होंने अपने अदम्य उत्साह और शौर्य से साम्राज्य विस्तार को संभव बनाया।
अब आते हैं मौर्य साम्राज्य पे। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल की बात करें तो 320 से 185 तक था, ईसा पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि उसने यूनानियों के प्रभुत्व से भारत को मुक्ति दिलाई थी। चंद्रगुप्त ने मगध पर अधिकार के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने पश्चिम भारत में और दक्कन में कर्नाटक के उत्तरी भाग तक अपनी सत्ता स्थापित की। उसके द्वारा विजित क्षेत्रों में सौराष्ट्र, मालवा और दक्कन शामिल थे। पश्चिमोत्तर सीमांत में उसने यूनानी सेना नायक सेल्यूकस निकेटर का सामना किया। अंततः सेल्यूकस को काबुल, कंधार, हिरात, बलूचिस्तान और मकरान के क्षेत्र चंद्रगुप्त के हवाले करने पड़े। उसकी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ हुआ। 315 ईसा पूर्व में सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पाटलिपुत्र आया। 315 में उसने अपने अनुभवों को अपने यात्रा वृत्तांत इंडिका में ये रचना अब उपलब्ध नहीं, मगर इसके उद्धरण परवर्ती लेखकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी में सहायक है। चंद्रगुप्त ने भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित पहली देशव्यापी शासन प्रणाली का भी निर्माण किया था। न्याय प्रशासन केंद्रीकृत और कठोर था, करों का बाहुल्य था और आम जनता का पंजीकरण अनिवार्य था। प्रशासन का केंद्र बिंदु सम्राट था। सेना सुसंगठित और शक्तिशाली थी और अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूरा नियंत्रण था। ये सभी सूचनाएं मुख्यतः कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र पर आधारित है। मेगास्थनीज की इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। नगर प्रशासन की देखरेख करने के लिए 6 समितियों का चर्चा भी इसमें शामिल है। इस प्रशासनिक व्यवस्था को उदार और कल्याणकारी स्वरूप अशोक ने दिया। उसने जनहित के उपाय किए और साम्राज्य में सह अस्तित्व और सद्भाव को प्रोत्साहन दिया। उसने इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धम्म महामात नामक अधिकारी नियुक्त किए और स्वयं धम्म यात्राएं आयोजित की। उसके अभिलेख भी मौर्य प्रशासन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार के समय में मौर्य साम्राज्य का गौरव बना रहा। विदेश संबंधी भी विकसित रहे, विदेशी संबंध भी, और यूनानी दूत डिमोक्लस उसके दरबार में रहा। मौर्य वंश का महानतम शासक अशोक था। काल था इनका 272 से 232 ईसा पूर्व। उसने आरंभ में ही साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, लेकिन 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार और रक्तपात ने उसे असुर विजय त्याग कर धम्म विजय की नीति अपनाने की प्रेरणा दी। इस उद्देश्य से उसने विदेशों से संबंध बनाए। उसने अपने दूत श्रीलंका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और यूनानियों द्वारा शासित राज्यों में भेजे। इन राज्यों में सीरिया, मिस्र, साइरीन, मैसिडोनिया और एपिरल शामिल थे। इनके माध्यम से उसने शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व की भावना का प्रचार किया और कल्याणकारी कार्यों में रुचि ली। उसका उद्देश्य इन क्षेत्रों की सैनिक विजय न कर इन पर अपना कूटनीतिक प्रभाव बनाए रखना था, जो कि नैतिकता, शांति और मानव सेवा के प्रति उसकी उत्सुकता के प्रदर्शन द्वारा संभव था। अशोक ने बौद्ध धर्म का आलिंगन किया। उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण और आश्रय दिया। उसके द्वारा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसके माध्यम से जम्बूद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उपाय किए गए। इसी समय बौद्ध धर्म के थेरावाद संप्रदाय का उदय हुआ। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थों की यात्रा की। उसने श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, जो कि आज का म्यांमार है, और अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजे। इस क्रम में भारतीय संस्कृति का प्रसार भी विदेशों में हुआ। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा। अशोक ने जन कल्याण की नीति अपनाई। उसने विभिन्न वर्गों को आर्थिक अनुदान देने और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए धम्म महामातों की नियुक्ति की। न्याय प्रशासन सुव्यवस्थित रखने के लिए राजुक नामक अधिकारी बहाल किए। पशुवध पर उसने रोक लगाई। धम्म की नीति का प्रतिपादन कर समाज में शांति, उद्भाव और सहिष्णुता पर बल दिया और व्यक्ति के जीवन में उच्च नैतिक आदर्शों के विकास को प्रोत्साहन दिया। तो
तो इस प्रकार अशोक ने सर्वप्रथम एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया और समस्त प्रजा के बीच सद्भाव और सदाचार को बढ़ावा दिया। शांति, अहिंसा, मैत्रीपूर्ण विदेश संबंध आदि ऐसे सिद्धांतों को अपनी प्रशासनिक नीतियों में अग्रिम स्थान देकर के अशोक ने एक महान शासक के रूप में अपनी छवि इतिहास में बनाई। अशोक की आलोचना कुछ इतिहासकारों ने इस आधार पर की कि उसकी नीति से मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। इसके अनुसार अशोक की शांतिप्रिय नीति से मौर्य साम्राज्य के सैन्य बल को नष्ट कर दिया, जबकि बौद्ध धर्म के प्रति उसके झुकाव ने ब्राह्मणों को रुष्ट कर दिया। ये दोनों ही कारण मौर्य साम्राज्य के पतन में सहायक हुए। इस धारणा को अब स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि मौर्य साम्राज्य का पतन कुछ अन्य कारणों से प्रभावित था। अशोक के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता, साम्राज्य के वृहद क्षेत्र, केंद्रीय प्रशासन की कमजोरी, प्रांतपतियों के अत्याचार और इनके विरुद्ध विद्रोह, हिंदू यूनानी शासकों के आक्रमण आदि के कारण साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु के बाद होने लगा। 150 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने राज सत्ता पर अधिकार कर लिया। मौर्य काल में कला और विद्या के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। कौटिल्य एक बहुआयामी प्रतिभा वाला विद्वान था। उसकी रचना अर्थशास्त्र एक कालजयी कृति है। सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि की चर्चा अष्टाध्यायी इस काल की ही अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मीमांसा और वेदांत पर टिप्पणियाँ लिखने वाला उपवर्ष इस काल की अन्य महान विभूति थी। इस काल में स्थापत्य कला भी उन्नत अवस्था में थी। मेघस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की सुंदरता का वर्णन किया। पटना के दक्षिणी भाग में कुम्हरार में मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं, जिनमें कि एकाश में गोलाकार स्तंभ अपनी निर्माण विधि के लिए प्रसिद्ध है। ये शैली ईरानी कला से प्रभावित थी। इस शैली में ऊंचे और भव्य स्तंभ अशोक द्वारा अपने अभिलेखों के प्रचार के लिए बनाए गए। पत्थर को चमकाने की कला इस काल में अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पटना सिटी के दीदारगंज मोहल्ले से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है। राजगीर की सोन भंडार गुफाएं और गया के समीप बराबर की पहाड़ियों की गुफाएं भी मौर्यकालीन स्थापत्य के उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु एवं आजीवक पंथ के आचार्य विश्राम करते थे। मौर्योत्तर बिहार। मौर्य समाज के पतनोपरांत मगध के इतिहास का एक गौरवपूर्ण युग समाप्त हुआ। पुष्यमित्र शुंग के अधीन केवल मध्य गांगेय घाटी और चंबल नदी से संबद्ध क्षेत्र रह गए थे। बैक्ट्रिया के यूनानी शासकों ने साम्राज्य के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। पंजाब और पाटलिपुत्र पर भी उनके आक्रमण हुए। पाटलिपुत्र पर संभवतः 185 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ। कलिंग के शासक खारवेल ने भी संभवतः पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में मगध पर आक्रमण किया। पुष्यमित्र ने परिस्थिति पर कुछ हद तक नियंत्रण किया। संभवतः उसने जालंधर और सियालकोट तक अपनी सत्ता का विस्तार भी किया। उसने यवनों के आक्रमण को विफल बनाया और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसने ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया और बौद्धों के प्रति उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। उसने बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या और उनके स्तूपों और विहारों का विनाश किया। शुंग वंश के काल में ही संभवतः डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्र पर हुआ। 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश का अंत हुआ, जब अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वासुदेव ने कन्नव वंश की नींव रखी। कन्नव वंश के अंतिम शासक को आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया। इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती कि आंध्रों का मगध पर शासन रहा था या फिर नहीं। कुछ समय बाद प्रथम शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र में कुषाणों का अभियान हुआ। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किए जाने और यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने दरबार में प्रश्रय देने का चर्चा मिलता है। कुषाणकालीन अवशेष भी बिहार में अन्य स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर संभवतः वैशाली के लिच्छवियों का नियंत्रण रहा।
कुछ इतिहासकार उसके विपरीत ये मानते हैं कि मगध पर शक मुरंडों का नियंत्रण हो गया। शक मुरंडों का इस काल का इतिहास अस्पष्ट है। मौर्य के बाद आते हैं गुप्तकालीन बिहार पे। तो बिहार के गौरव का पुनरुद्धार गुप्त वंश के अधीन 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। गुप्त शासकों का उदय आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वीय भाग में इलाहाबाद और बनारस के मध्यवर्ती क्षेत्र में संभवतः हुआ। वे इस क्षेत्र में संभवतः कुषाणों के अधीनस्थ सामंतों के रूप में सत्तारूढ़ रहे थे। इनमें एक चंद्रगुप्त ने एक लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इस कारण उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई और बिहार के क्षेत्र पर भी उसका नियंत्रण बना। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र के महाराजा धीराज की उपाधि धारण की पाटलिपुत्र में। उसी ने गुप्त संवत का भी इसी समय पर प्रचलन किया। उसी के साथ गुप्त सम्राटों के इतिहास का आरंभ होता है। 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। 335 से 75 तक रहे ये। वो एक महान विजेता था जिसने कि गुप्त साम्राज्यों का विस्तार लगभग समस्त उपमहाद्वीप में किया। उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसके इन अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। सर्वप्रथम उसने गंगा जमुना दोआब क्षेत्र के प्रशासकों को पराजित कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद उसने पंजाब, असम, नेपाल और बंगाल में आक्रमण कर अपनी सत्ता स्थापित की। फिर उसने विंध्य पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित आठविक राज्यों की विजय पूरी की। उसका अगला अभियान दक्षिणापथ के क्षेत्र में हुआ। पूर्वीय सागर तट के किनारे यात्रा करते हुए उसने तमिलनाडु के क्षेत्र तक फैले लगभग 12 राज्यों को पराजित कर उन पर अपनी संप्रभुता आरोपित की और अंततः उसने शक और कुषाण शासकों को पराजित किया जो कि पश्चिमी और पश्चिमोत्तर भारत में सत्तारूढ़ थे। उसके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र और मालवा के समृद्ध क्षेत्रों को जीत करके गुप्त साम्राज्य में मिलाया। उसने पश्चिमी दक्कन के वाकाटक शासकों से वैवाहिक संबंधों द्वारा भी अपनी स्थिति सुदृढ़ की। अपनी पुत्री प्रभा देवी का विवाह उसने वाकाटक वंश में किया। शकों पर भी अंकुश बनाए रखने में वो सफल रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 412 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का काल रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र से हुड़ों के आक्रमण हुए। स्कंदगुप्त के शासनकाल तक हुड़ों के आक्रमण नियंत्रित रहे, मगर उसके बाद हुड़ों द्वारा प्राप्त साम्राज्य के क्षेत्र पर अधिकार किए जाने लगे। बुद्धगुप्त के शासनकाल के अंत तक साम्राज्य विखंडित हो गया था। 450 ईस्वी तक हुड़ मध्य भारत तक फैल गए थे। बाद में हुड़ शासक मिहिरकुल ने भी पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर नरसिंहगुप्त बालादित्य को पराजित किया और उसे बंगाल तक खदेड़ दिया। इसी काल में मालवा के शासक यशोवर्मन ने हुड़ों से संघर्ष किया और गुप्त शासकों की सत्ता को भी चुनौती दी। अन्य क्षेत्रों में भी अधीनस्थ शासक और सीमांत स्वतंत्र सत्ता ग्रहण करने लगे। 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक मगध के क्षेत्र पर परवर्ती गुप्त वंश का नियंत्रण था, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर मौखरी वंश की सत्ता स्थापित हो गई थी। बंगाल में भी स्थानीय शासक सत्ता ग्रहण करने में सफल हुए। मौर्य साम्राज्य के पतनोपरांत लगभग 5 शताब्दियों के अंतराल पर गुप्त शासकों ने पुनः भारत में एक विशाल साम्राज्य का पुनर्गठन किया, मगर उनका साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की भांति केंद्रीकृत नहीं थी। इसने अधीनस्थ शासकों और सामंतों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ये वर्ग अत्यधिक शक्तिशाली भी था, इसलिए केंद्रीय प्रशासन की दुर्बलता प्रकट होते हुए इन अधीनस्थ शासकों और सामंतों ने गुप्त वंश की सत्ता को चुनौती दी और अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर लिया। साम्राज्य में सैन्य बल की कमजोरी और आर्थिक संकट की समस्याओं ने भी पतन की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान किया। गुप्तकाल विद्या, कला और संस्कृति जीवन में उत्कृष्ट उपलब्धियों का युग माना जाता है। राजनीतिक शांति और सुदृढ़ता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के कारण इस काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ग युग भी कहा जाता है, मगर ये विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है। कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में इस काल में प्रगति अवश्य हुई, मगर इसका प्रभाव शासक वर्ग तक ही सीमित था। इसका जो प्रभाव था वो शासक वर्ग तक ही सीमित था। जनसाधारण की स्थिति सुखद नहीं थी।
इस प्रगति का केंद्र राजधानी और उससे संबद्ध क्षेत्र थे और साम्राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में उसका प्रभाव प्रकट नहीं हुआ। फिर भी बिहार के इतिहास के संदर्भ में ये एक गौरवशाली अध्याय था। इस काल के विख्यात विद्वानों में वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के नाम महत्वपूर्ण हैं। गणित, खगोल शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में इनकी देन अविस्मरणीय है। गुप्त काल में ही नालंदा महाविहार की स्थापना हुई। इसका संस्थापक कुमार गुप्त था। कालांतर में ये विद्या का प्रमुख केंद्र बना, जहाँ पे बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी भी आते थे। इस काल में संस्कृत भाषा की अत्यधिक प्रगति हुई। कालिदास ने अनेक नाटकों की रचना की जो कि तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देते हैं उस समय की। हिंदू धर्म में भागवत परंपरा का विकास हुआ और हिंदू धर्म का वर्तमान रूप मुख्यतः इसी काल में विकसित हुआ। कला के क्षेत्र में इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में बोध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार के अवशेष महत्वपूर्ण हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। उसने 405 से 411 ईस्वी के बीच भारत का भ्रमण किया। वो बिहार के क्षेत्र में भी आया और 3 सालों तक पाटलिपुत्र में रहा। इस नगर के गौरव का उसने उल्लेख किया है। इस नगर की भव्य अट्टालिकाओं के संबंध में वो लिखता है कि इनका निर्माण मनुष्यों ने नहीं, देवताओं ने किया होगा। मगध के परवर्ती गुप्त शासक कौन कौन से थे, उनके बारे में हम जानते हैं। 6ठी शताब्दी में बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त शासकों के शासन की जानकारी कुछ अभिलेखों से मिलती है, जिनकी प्राप्ति गया और शाहाबाद जिलों के क्षेत्र में हुई है। इस वंश का संस्थापक कुमार गुप्त था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि उसका संबंध महान गुप्त शासकों से क्या था। इस वंश के एक शासक कुमारगुप्त तृतीय द्वारा प्रयाग तक सत्ता विस्तार करने और मौखरी शासकों को पराजित करने के संबंध में जानकारी मिलती है। उसके उत्तराधिकारी दामोदर गुप्त को मखौरी शासक ने पराजित कर दिया। मखौरी शासक ने पराजित कर मगध के अधिकांश भाग को हस्तगत कर लिया। इसी बीच गौड़ के शासक शशांक के अभियान भी इस क्षेत्र में हुए। शशांक एक क्रूर और धर्मांध शासक था, जिसने कि बौद्धों के धार्मिक स्थलों को बुरी तरीके से नष्ट किया और बोध गया में महाबोधि वृक्ष को भी क्षति पहुंचाई। दामोदर गुप्त के पौत्र देवगुप्त ने शशांक से गठबंधन कर कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन के विरुद्ध कार्रवाई की। शशांक ने ग्रहवर्मन का वध भी किया। इसके प्रतिशोध में राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया। तो इस तरीके से गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के शासनकाल के पहले तक बिहार का इतिहास नितांत संघर्ष का साक्षी रहा है। इसमें मगध के परवर्ती गुप्त शासक, कन्नौज के मौखरी शासक और बंगाल के गौड़ शासक भाग लेते रहे। 7वीं शताब्दी के आरंभ में जब हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में साम्राज्य विस्तार किया तो बिहार के कुछ भाग उसके नियंत्रण में आए। उसने परवर्ती गुप्त शासकों में माधवगुप्त को मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया, ताकि शशांक द्वारा किसी भी आक्रामक कार्रवाई का निदान आसानी से कर सके। हर्ष की मृत्युपरांत बिहार में पुनः अराजकता फैल गई। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने संयुक्त रूप से बिहार पर आक्रमण कर दिया। संभवतः कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता भी बिहार के कुछ भागों में स्थापित हो गई। इसका अंत माधवगुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने किया। उसने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण की, राजसी उपाधियां धारण की और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसका राज्य मगध, उत्तर और पूर्वीय बिहार मतलब कि मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र पर विस्तृत था। पूर्वीय कन्नौज और बंगाल पर भी उसका नियंत्रण था। उसकी मृत्यु के कुछ ही समय बाद इस वंश का पतन हो गया। अंतिम शासक जीवितगुप्त द्वितीय था। 725 ईस्वी के लगभग कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने उसका वध कर इस वंश का अंत कर दिया। इस वंश तक पाटलिपुत्र का गौरव भी नष्ट हो चुका था। हर्षकालीन चीनी यात्री युआन च्वांग 635 ईस्वी के समीप जब इस क्षेत्र में आया तो पाटलिपुत्र का नगर ध्वस्त हो चुका था। इस स्थान पर कुछ छोटी बस्तियां बिखरी थी।